Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. Today we are discussing our FST number 11. So starting with first question of paper 2, you can see differential equation is given, लेकिन ये simple form में नहीं है, ठीक है? तो first we have to manipulate it. dy by dx को आप एक साथ क्लब कर लो, तो आपके पास क्या बचा हुआ है? dy by dx, मतलब हमने ऐसे लिखने की ट्राई किया इसको, x y क्यूब इंटू 1 प्लस cos x माइनस y, है ना? और प्लस साथ में अपने पास बचेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास टर्म हो गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने जाए तो अपन क्या देख सकते हैं, यहाँ पे y क्यूब से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे y स्क्वायर की टर्म आ जाएगी और यहाँ पे y क्यूब की टर्म आ जाएगी। x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, y क्यूब से डिवाइड किया है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास x dy डिवाइडेड बाई वाई क्यूब और एक dx और नीचे में प्रेजेंट है, इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है क्या? अच्छा, और क्या कर सकते हैं इसमें? x की टर्म्स को भी एक साथ कर लें क्या? 1 बाई वाई स्क्वायर, यहां से एक चीज तो दिख रही है, 1 बाई वाई स्क्वायर का कुछ किया जा सकता है कि माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर को हम मान लेते हैं t। ठीक है, तो माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर को आप अगर t मानोगे तो यहां से क्या बन जाएगा? 2 बाई वाई क्यूब। ठीक है, y की पावर माइनस 2 बाई वाई क्यूब, और dy बाई dx, इसको हम बोल सकते हैं ना dt बाई dx के बराबर होगा। और हमें क्या चाहिए? dy बाई वाई क्यूब dx, ये वाली टर्म को अब रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, हमने y क्यूब से डिवाइड भी इसीलिए किया, यहाँ y स्क्वायर और यहाँ y क्यूब की टर्म बन जाएगी और दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड बनाए जा सकते हैं। तो x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ये रहा, इसके साथ में प्लस t किया और प्लस साथ में x dy बाई वाई क्यूब dx को हम क्या भर सकते थे? हाफ dt बाई dx इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास थोड़ी सिंपल सी इक्वेशन दिख रही है, x और t में हमारे पास यहाँ पे टर्म्स है। ठीक है, तो अब अपन देखें, अब इसको सिंप्लीफाई कितना किया जा सकता है। अब देखो 2 अगर है हमारे पास, इस 2 को भी हटा लिया हमने, 2x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और प्लस साथ में क्या था? 2t था, और प्लस साथ में था हमारे पास x dt बाई dx, x dt बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? इतनी बात ठीक है? तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं, यहां से x को इसके साथ हटा लेते हैं अपन, 2 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स t बाई एक्स प्लस dt बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? dt बाई dx प्लस, अब थोड़ा सा पैटर्न पे आने लग गए एक्सप्रेशन, माइनस 2 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। t यहाँ पे है, t यहाँ पे है, और यहाँ पे x का फंक्शन है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई थी। तो अब क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका कितना होगा? e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ओवर ये p dx। ठीक है, तो हमारे पास ये है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन 2 बाई x dx, तो ये हमारा आ गया e रेज टू पावर 2 ln x। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर लिखा हुआ था, यहाँ पास आ गया। अब इसके बाद अपने को क्या करना है? इसके बाद हम बस यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो ये कितना आ जाता है? t, सोल्यूशन तो लिखने का ही तरीका होगा, t इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। तो t हमारा क्या था? एज इट इज रहने दो अभी फिलहाल के लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ओवर q क्या था? माइनस 2 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और आई एफ हमारा क्या था? x स्क्वायर के बराबर था। ठीक है, तो यहां से अब हम इसको क्लब कर सकते हैं। इसका जो डिफरेंस मतलब इंटीग्रेशन है वो ऑफ कोर्स बाई पार्ट्स लगा करके आगे निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 2 में हमारे पास है इंटीग्रेशन ओवर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और साथ में दे रखा है dx अपॉन अंडर रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हमें तो f1 की वैल्यू अभी दी गई है, लेकिन पहले हमें fx तो आइडेंटिफाई करना ही होगा। f1 तो बेसिकली हमें किस लिए दिया गया है कि हम कांस्टेंट डिटरमाइन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो खैर अपन अगर यहाँ पे देखें क्या बन सकता है, तो थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ पे। क्या? x प्लस 1 से आप ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे आएगा आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर। dx यहाँ पे, और नीचे लग गया अपने पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है,
तो इसमें भी आप देख सकते हो कि अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर को बाहर निकालूं, मतलब इनफैक्ट एक्स को बाहर निकाल दूं, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x प्लस 1/x और प्लस साथ में होगा 1। यही आ गया टर्म। अब इसमें भी देखो क्या कर सकते हैं, अब आप एक काम कर सकते हो कि यहां पे x प्लस 1/x बन रहा है, ठीक है, तो x प्लस 1/x को अगर हम t मानेंगे तो उसके डिफरेंशिएशन से क्या बनेगा, 1 माइनस 1/x स्क्वायर, और 1 माइनस 1/x स्क्वायर को हम dt कंसीडर कर सकते हैं। तो अपन 1 माइनस 1/x स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप x स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो। एक x यहां पहले से है, एक x इसमें से निकाला, तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद ऊपर बचा 1 माइनस 1/x स्क्वायर। क्या किया, x एक पहले से था, इसमें से एक x बाहर निकाला, उस x स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब अंदर क्या बचेगा, यहां पे यहां बचा होगा आपके पास x और 1/x और साथ में बचा होगा 2। ये ठीक है क्या, और इधर देखें अपन तो क्या लिखा हुआ है, dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 1/x प्लस 1। तो अगर हम x प्लस 1/x प्लस 1 को अगर हम t स्क्वायर मान लेते हैं, है ना, x प्लस 1/x प्लस 1 को अगर हम t स्क्वायर मान लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या लिखा हुआ था, ये लिखा था आपका 2t dt, और नीचे क्या लिखा हुआ था आपका t स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे ये चीज क्या लिखी हुई थी, t के बराबर। t आपका कैंसिल आउट हो गया, बचा आपके पास 2 tan इनवर्स t प्लस c। ये आएगा, tan इनवर्स की जगह आप एक्सप्रेशन रख दो, 2 tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, किसको t माना था हमने, इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो रख दो x प्लस 1/x प्लस 1 और प्लस c। ये आपका fx हुआ। अगर आपका fx आ चुका है तो आप f डैश निकालने के लिए आपको c की जरूरत तो है नहीं, वो तो एनीवे खत्म ही हो जाना है, तो f डैश x अब यहां से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। fx आपके पास है, यहां से आप f डैश x आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, f डैश 1 वहां पे आपको पुट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए ट्रायंगल ABC है, AB बाई AC की बात की गई है, AB बाई AC 3/4 के बराबर है। ये A लिया मैंने और AC थोड़ा ज्यादा लेंथ है, B कम लेंथ है, तो AB बाई AC 3/4, और D is a point lying on BC such that AB is perpendicular to AD and D divides BC. D divides BC externally in the ratio 3:2। तो यहाँ पे D आ रहा है कहीं, और B से उसकी डिस्टेंस 3 है, C से उसकी डिस्टेंस 2 है। तो इसको अगर मैं ओरिजिन कंसीडर कर लूं, इसको मैं B मान लेता हूं और इसको मैं मान लेता हूं C, ठीक है। तो D वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है हमें। D वेक्टर की क्या खास बात बताई गई कि वो BC को 3:2 में डिवाइड करता है एक्सटर्नली। तो क्या करेंगे, 3C माइनस 2B, यही आएगा, 3:2 में BC को डिवाइड करोगे एक्सटर्नली तो क्या आएगा, 3 इंटू सी माइनस 2 इंटू बी डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। तो ये D वेक्टर हमारा हो गया 3C माइनस 2B, ये हमारे पास D वेक्टर आया। अब आप देखो हमें करना क्या था, हमें करना ये है, अच्छा ये भी बताया गया है कि AB परपेंडिकुलर टू AD है, AB परपेंडिकुलर टू AD, तो मतलब ये वाला बीच का एंगल भी क्या बता दिया गया, 90 डिग्री बता दिया गया है, ठीक है। अच्छा तो अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे AB परपेंडिकुलर टू AD के लिए, कि हमारे पास इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, AB हमारा B वेक्टर, ठीक है, एक बार को लिख लो, AB डॉट AD कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा, AB डॉट AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर आएगी। AB को हमने क्या बोला है, AB को हम बोल सकते हैं B वेक्टर, और AD को हम क्या बोल रहे हैं, 3C माइनस 2B वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये कहा गया है। तो आप अगर इसको एक्सपेंड करते हो तो क्या बनने वाला है, 3B डॉट C माइनस 2 मॉड ऑफ B का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा B और C के बीच का अगर एंगल देखोगे तो वहां से cos A आ जाएगा, B और C के बीच का अगर एंगल देखोगे तो यहां से दिख रहा है ना, मॉड B मॉड C cos A माइनस 2 मॉड B का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो cos A की वैल्यू कितनी हो गई, cos A की वैल्यू हो गई 2/3 मॉड B और डिवाइडेड बाई मॉड C। अब मॉड B बाई मॉड C कितना है, मॉड B बाई मॉड C हमें दे रखा है 3:4, ठीक है। तो यहां पे हम रख देते हैं 3/4, 2/3 पहले से था इंटू 3/4, तो रिजल्ट आ गया हाफ। इसका मतलब A कितना था, A था हमारा 60 डिग्री। यहाँ पे आंसर अपना कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास आसान सा क्वेश्चन है।
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड लैंग्वेज में अगर आप कंफ्यूज नहीं होते तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को। क्या कहा गया? देयर वेयर 2 women participating in a chess tournament. Every participant played 2 games with every other participant. Number of games that men played among themselves exceeds by 66 that of the games which men played with two women. ठीक है, तो मेन ने आपस में कितने मैच खेले होंगे? अगर x टोटल मेन हैं तो उनमें से उनके बीच कितने मैचेस हुए होंगे? x में से 2 लोगों को चूज किया गया होगा एक मैच खेलने के लिए, और टोटल 2 मैचेस हुए हैं ना। ऐसा है ना कि एक बार ए और बी आपस में 2 मैचेस खेलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मेन के आपस के मैचेस कितने हुए? इसके बराबर 2 इंटू एक्स सी टू। अगर एक राउंड होता तो एक्स सी टू होते, लेकिन 2 बार खेले गए हैं इसलिए 2 इंटू एक्स सी टू। विमेन के साथ कितने मैचेस होंगे? तो आप देखो एक्स मेन है, ठीक है। हर एक आदमी एक विमेन के साथ क्या होगा? एक वुमेन के साथ 2 मैचेस खेलेगा। तो इसका मतलब कितने मैचेस होंगे वुमेन के साथ? 2 इंटू 2x। टोटल कितने हो गए? मेन और विमेन के बीच में कितने मैचेस हो गए? 2 इंटू 2x, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू दे रखी है कि ये डिफरेंस कितना था? 66 के बराबर था। तो अगर ये चीज 66 है तो अब आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। x इंटू एक्स माइनस 1 है ना, और माइनस 4x इज माइनस 66 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 66 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास 2 फैक्टर्स आ गए, x माइनस 11, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू इसका मतलब आपके पास कितनी होगी? 11। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा? 11। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल स्टैंडर्ड नोट्स वाला क्वेश्चन है। एक कहा गया है कि एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है जिसमें कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 1 रियल रूट है। तो एक रियल रूट है, मान लिया। वो रियल रूट क्या है आपका? आप मान लो कि z इज इक्वल टू कुछ भी मान सकते हो, x इसको सेटिस्फाई करता है, x प्योरली रियल क्वांटिटी है, ठीक है। क्या करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में? x इसको सेटिस्फाई करा देते हैं और फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर देते हैं। तो वही काम यहां पे भी करना है। x क्यूब प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस एम प्लस आयोटा। तो रियल पार्ट में हमारे पास क्या क्या आ चुका है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ध्यान रहे हमने पहले ही बता दिया है कि x कैसा था? रियल था। तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम, ये हमारा रियल पार्ट हो गया। और इमेजिनरी पार्ट के लिए अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। रियल रियल कंपेयर करो, इमेजिनरी इमेजिनरी कंपेयर करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर मेरा 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और अगर इमेजिनरी को ये इमेजिनरी पार्ट का हो गया कंपेरिजन, रियल पार्ट का कंपैरिजन करूं तो माइनस 3x माइनस एम इज इक्वल टू 0। आप अगर एक बार x को प्लस 1 रखो और एक बार माइनस 1 रखोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 3 4 माइनस 3 1, सो m इज इक्वल टू 1। और जब आप x को माइनस 1 रखोगे तो कितना आएगा? माइनस 1 और प्लस 3, तो आपके पास हो गया 2 के साथ यहाँ पे आ गया 3, मतलब m इज इक्वल टू 5। तो m की 2 वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं, 1 और 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन ये पहले भी आपने कर रखा है, क्वेश्चन ऑलरेडी आपने मतलब करिकुलम के दौरान किया था। आप देखो इसका tn क्या है? tn आपका दिया हुआ है कुछ अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें एक ही बात ट्रिक थी, न्यूमरेटर को जब हम क्लब करते हैं ये सारे टर्म्स, तो न्यूमरेटर को हमें किस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और टर्म्स हमारी अंडर रूट के बाहर आ जाए। तो अगर ये वाली चीज आपको ध्यान है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाए होगे। tn में आपके पास दिया गया है अंडर रूट के साथ, अब एलसीएम वगैरह ले लिया हमने, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस साथ में लिखा हुआ था एन प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो एक बार को मैं और भी लिख देता हूं इसे, ये आपका n इंटू एन प्लस 1 इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर हो गया पहला चीज। दूसरा अगर देखें यहां से तो इन दोनों को अब आप क्लब कर लो, दोनों को क्लब करके क्या बना सकते हो? 2n स्क्वायर प्लस 2n लिख सकते हो क्या? 2n स्क्वायर यहां से, n स्क्वायर यहां से, 2n स्क्वायर यहां से एक 2n आएगा, क्लब कर लिया, एक 1 बचा हुआ है उसको अभी इस तरीके से लिख दिया। लास्ट के दोनों टर्म्स क्लब होकर के ऐसे लिखे जा सकते हैं क्या? अगर लिखे जा सकते हैं तो फिर आपको दिख गया होगा कि ये क्या लिखा हुआ है? एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पे n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा था, अंडर रूट ले लिया, सिर्फ इतनी टर्म बची। और डिनोमिनेटर में n इंटू एन प्लस 1 की टर्म बचा हमारे पास 1 प्लस
1/n इंटू n+1, और इसको सॉल्व करना तो हर किसी को आता है। यहाँ पे तुम लिख सकते हो 1 + 1/n - 1/n+1, ये हमारा Tn हो गया। तो अब T1 T2 T3 वगैरह लिखते जाए और आंसर अपना सीधा वहीं से आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमें कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है 7 to 9 वाला, अब इसमें आप देखो सबसे पहले हमें hx के बारे में sin इनवर्स 1 - x² 1 + x² दिया गया है। तो सबसे पहली चीज तो वहां से आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास साइन मतलब इस तरीके का एक्सप्रेशन जब आता था 1 - x² 1 + x², तो हम इसके लिए क्या करते थे, अपन हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस में हम ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कर देते थे अगर हमें कर्व बनाना रिक्वायरमेंट रहता था। कॉस इनवर्स के लिए हमने इनफैक्ट बनाया भी हुआ है, तो हमने क्या किया, इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। और कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या करते थे, तो यहाँ पे देखो ये ट्रांसफॉर्म करना होता था इस एक्सप्रेशन को, तो x की जगह tan थीटा रखना चाहिए। तो हम x की जगह tan थीटा नहीं रखते हैं, हम क्या करते हैं, इनवर्स रखते हैं। tan इनवर्स x = थीटा, सो दैट थीटा यहाँ पे -π/2 से π/2 के बीच है, ये चीज क्लियर हो पाए। अब आप देखो कि x हमारा वैसे कहां से कहां तक जा सकता है, तो x हमारे पास कहीं से कहीं भी जा सकता है, इसका मतलब -∞ से ∞ जा सकता था, और इसलिए थीटा की रेंज हमने लिख दी है -π/2 से π/2। अब देखो π/2 माइनस कॉस इनवर्स, ये टर्म क्या हो गई, cos 2 थीटा हो गई, π/2 माइनस कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। इसको अब हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो cos इनवर्स cos x को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं पता ही है भाई, थीटा हमारा -π/2 से π/2 तक में था, तो इसका मतलब 2 थीटा कहां से कहां तक गया होगा, 2 थीटा गया होगा हमारा -π से π के बीच। cos इनवर्स cos x का अगर ग्राफ देखो, तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ 0 से लेकर के π तक है ना, y = x को फॉलो करता है, और इधर अगर हम देखें -π से लेकर के 0 में y = -x को फॉलो करता है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, π/2 माइनस, यहां पे मैं सीधा निकाल करके 2 थीटा रख दूंगा, कब, जब मेरा 2 थीटा अगर 0 से π के बीच का है, 2 थीटा अगर 0 से π के बीच का है, तो cos इनवर्स cos x सीधा 2 थीटा बाहर कर देगा। 2 थीटा 0 से π है, इसका मतलब थीटा कहां से कहां तक है, थीटा सीधा लिख सकते हो 0 से π/2, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट दूसरा आप क्या कर सकते हैं, -2 थीटा लिख सकते हैं। -2 थीटा कब लिखेंगे, -2 थीटा तब लिखेंगे जब 2 थीटा हमारा कहां था, -π और 0 के बीच में था। इसका मतलब थीटा उस समय कैसा होगा, थीटा होगा तुम्हारा 0 से छोटा, -π/2 से बड़ा। तो ये हमारे पास hx का एक्सप्रेशन आ गया, जिसको तुम फिर से लिख सकते हो π/2 - 2। थीटा की जगह पे हमें क्या रखना था, थीटा किसको लिया था, tan इनवर्स x को, तो 2 tan इनवर्स x, और आप देखो यहां पे लिख सकते हो आप π/2 + 2 tan इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स x अगर 0 से π/2 के बीच है, तो x कैसा है, ये तो थीटा लिखा है ना, थीटा को तो x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। tan इनवर्स x 0 से π/2, तो x कहां होगा, x पॉजिटिव होगा, तो ये बनेगा जबकि x > 0 है, और इक्वलिटी यहां पे लगी हुई है, तो उसको भी कंसीडर कर लेंगे। tan इनवर्स x अगर हमारा 0 से छोटा है, तो इसका मतलब कि x भी हमारा 0 से छोटा है। अब इस बेसिस पे तुम चाहो तो hx का ग्राफ बना सकते हो। hx का ग्राफ कैसा आएगा, तो हमने कहा है यहाँ पे कि π/2 - 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे x को जब मैं 1 रखूंगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरीके से इस साइड में जब x को -1 रखूंगा तो भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर, ठीक है। थोड़ा और दूर कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा, है ना, -1 ऐसा कुछ, ठीक है। तो 1 और -1 पे हमारे पास दोनों एक्सप्रेशंस क्या आएंगे, 0 के बराबर होंगे। जब +1 रखेंगे तो ये वाला 0, -1 रखेंगे तो नीचे वाला एक्सप्रेशन 0। जब x को 0 रखोगे तो क्या होगा, रिजल्ट कितना आएगा, π/2 आएगा, तो इसको π/2 पे मेंशन कर दिया हमने। अब जैसा tan का कर्व रहता है उसी तरीके से ग्राफ आएगा। और अगर आप देखो कि x जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा, x जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो π/2 - 2 इंटू ये किसको टेंड करेगा, π/2 को, 2 इंटू π/2 मतलब पाई को टेंड करेगा। तो π/2 में से पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो किधर जा रही है चीज पूरी, -π/2 की ओर। तो अब हम कह सकते हैं कि जब हम इन्फिनिटी पे देखेंगे तो ये चीज डिक्रीज करते हुए -π/2 को जाएगी। तो पहले आप देखो क्या करना है आपको, जैसे tan इनवर्स x का ग्राफ होता है, -tan इनवर्स x बना सकते हो, इंटू 2 स्ट्रेच करते हुए, और उसमें +π/2 ऐड करना है। तो tan इनवर्स के ग्राफ से आप -tan इनवर्स x का अगर ग्राफ बनाते हो तो उसी से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई ये इस तरीके का कुछ होगा, और अल्टीमेटली ये चीज किसको टेंड कर रही होगी, -π/2 को, ठीक है।
इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे आते हैं, मतलब इस साइड का पोर्शन देखते हैं, जो नीचे वाला कर्व था अपना। नीचे वाले कर्व में x को जब माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो फिर से क्या बन रहा होगा, माइनस पाई बाई 2। तो ये वाला भी पोर्शन लगभग इसी तरीके का हमारे पास ऐसा ही कुछ बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस पाई बाई 2 को इधर टेंड कर रहा होगा और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2 है। ये ठीक है क्या? ये हमारे पास अभी तक का hx का ग्राफ हुआ केवल। तो आप देख सकते हो hx कब इंक्रीज कर रहा था, hx इंक्रीज कर रहा था माइनस इन्फिनिटी से 0 में, और डिक्रीज कब कर रहा था, 0 से इन्फिनिटी में। तो अगर मुझसे कहा जाए कि a1 क्या है, a1 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 0 के बराबर। अभी gx की बात करते हैं, gx ठीक है, gx में हमारे पास a2 पता चल जाएगा और a3 पता चल जाएगा। ओके, तो gx का भी देख लेते हैं। ये अभी तक हमने सिर्फ hx के बारे में बात की थी। gx का देखो, g डैश x कैसा है, g डैश x है तुम्हारे पास 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस साथ में 2x। अब ये चीज 0 के बराबर कब होगी, तो हम देख सकते हैं यहाँ से 2x कॉमन हो रहा है, हमारे पास 2x स्क्वायर बचा, माइनस 3x बचा और प्लस 1। ये चीज 0 के बराबर होगी कब, जबकि x इज इक्वल टू 0 हो, या फिर इसके भी फैक्टर्स हो जाएंगे ना, 2x स्क्वायर माइनस 2x मतलब 1 और 1/2। ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी। अब इन पे हम इसका देख लेते हैं। इसका मतलब यहीं से हो गया कि भाई ग्राफ कुछ किस तरीके से आ रहा होगा। एक बार को मैं ग्राफ बनाने का ट्राई करता हूं। ठीक है, हमारे पास 0 पे वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 0,4 यहाँ पे मान लिया मैंने 0,4 और कहा जा रहा है कि 0 तक। तो ठीक है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट कैसा था, gx की बात करूं मैं तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट पॉजिटिव था। तो इसका मतलब कि ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, यहां से आकर के, मतलब इधर तो पॉजिटिव इन्फिनिटी ही रहेगा ना, और वहां से डिक्रीज करता हुआ आएगा, तभी 0 पे अपने वैल्यू कितनी ले रहा है, वो 4 ले रहा है, 0,4 को अटेन कर रहा है। और फिर 0 से 1 में वो इंक्रीज कर रहा होगा, और 0 से 1 में इंक्रीज करने, सॉरी 0 से 1/2 में इंक्रीज करने के बाद 1 तक वो डिक्रीज कर रहा होगा। 0 से ये वाला पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा 1/2, 1/2 से वो डिक्रीज करना शुरू करेगा और 1 तक डिक्रीज करेगा। 1 पे तुम वैल्यू देखो कितनी हो रही है, g1 कितना आ रहा है, g1 की बात करें तो 145,516 -2, ये भी 4 के बराबर ही है, ये दोनों बराबर ही है ना, फिर ऊपर निकल जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी इसने अचीव किया 1 पे, और ये पॉइंट भी क्या था, 1,4 था। ये दोनों 4 ही थे, y कोऑर्डिनेट्स दोनों जगहों पे। अब तुम्हारे पास a1 a2 a3 सब पता चल गया क्या, a1 तुम्हारा 0 है, ठीक है। a2 की बात करें तो gx का कहा गया है माइनस इन्फिनिटी से a1 में डिक्रीज करता है, तो a1 तो 0 था। फिर a1 से a2 में ये क्या कहा गया है, a1 से a2 में इंक्रीज करता है, तो a2 तुम्हारा क्या हो गया, हाफ हो गया ना। a2 कितना हो गया तुम्हारा, a2 बेसिकली लिखा हुआ है a2 इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। और a2 से a3 में फिर डिक्रीज करता है, मतलब a3 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। a1 0, a2 हाफ, a3 1। और फिर हमसे कहा जा रहा है कि a4 क्या है, a4 है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ hx। अगर इसका मॉड लोगे तो इसका मॉड किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, इसका मॉड मतलब ये जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रहने दो, और जो निगेटिव है ये पोर्शन जैसे इसकी मिरर इमेज बना दो, ऐसा ही कुछ बनेगा, ठीक है। इस पोर्शन को नीचे वाले रिमूव किया, ऊपर वाला पोर्शन वहां पे बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 3 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स आ गए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो 3 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स हमारे पास मिल गए, मतलब a4 की वैल्यू कितनी है, a4 3 के बराबर है। तो यहां से तुम a1 a2 a3 a4 सभी पता चल चुके हैं, तुम कैलकुलेट कर सकते हो। फिर कहा जा रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ए कौन सा पॉइंट था, पोर्शन ऑफ अच्छा AB है हमारा, पोर्शन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू a1 इंटरसेप्टेड बिटवीन a1 एंड a3। अच्छा a1 एंड a3 मतलब ये वाला पोर्शन, यही टेंजेंट होगा ना 0,4 पे। भाई इस पॉइंट पे स्लोप कितनी थी, 0 ही थी। ग्राफ से भी पता चल रहा है कि हम एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनाएंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब कि हमारा AB जो है ये पोर्शन हो गया। अच्छा CD क्या है, CD के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, पोर्शन ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू a2, x इज इक्वल टू a2 कितना था अपना, हाफ था, ये रहा, ठीक है, टू द कर्व इंटरसेप्टेड बिटवीन a1 एंड a3, ठीक है। CD हमारा कुछ इस तरीके का आएगा, इसका मतलब CD ऐसा कुछ, क्योंकि इसने दे रखा है एक और चीज यहाँ पे कि BC और AD जो है हमारे स्ट्रेट लाइंस के थ्रू ज्वाइन करने हैं। तो BC AD
हमारे पास स्ट्रेट लाइंस के थ्रू ज्वाइंट है, मतलब यहाँ पे हम डी लगा दें और यहाँ पे हम बी, नीचे था हमारा पॉइंट, बी पॉइंट था और ऊपर में हमारे पास सी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का जो अगर बेस देखें हम, बेस कितना है 1 है, और जो हाइट देखें तो हाइट हम यहां से निकाल सकते हैं भाई, ये पीक कितना बना रहा है वो निकाल सकते हैं ना। नीचे वाले का वाई कोऑर्डिनेट 4 है, इसका पीक निकाल सकते हैं, तो यहां से हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में कहा जा रहा है एरिया इनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू hx एंड x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू hx को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो यही हो गया ना मेरा, y इज इक्वल टू hx। ठीक है, जितना एरिया, मतलब हमें बेसिकली निकालना कौन सा एरिया है, हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। ये वाला एरिया इनक्लोज जो हो रहा है ये एरिया कैलकुलेट करना था। तो ये एरिया कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ, तुम 0 से 1 में जितना एरिया बनेगा उतना ही एरिया इधर भी बना होगा। तो मतलब जो लास्ट क्वेश्चन है इसका कॉम्प्रिहेंशन का, क्वेश्चन नंबर 11 में आप ऐसे कह सकते हो कि एरिया विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1। ठीक है, और इस पोर्शन को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया है, इस कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, और इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करते हो, बाई पार्ट्स यूज करते हो। tan इनवर्स x इंटू 1 अलग से ले लेते हैं, और tan इनवर्स x को हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, 1 हमारा सेकंड फंक्शन हो जाता है। वहां से बाई पार्ट्स करके आप इंटीग्रेट कर लो, 11th का आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम नेक्स्ट वाला कॉम्प्रिहेंशन देखें 10 से 12, तो 10 से 12 वाला जो कॉम्प्रिहेंशन है, ये कॉम्प्रिहेंशन हमने ऑलरेडी FST 4 में डिस्कस कर रखा है, तो मैं उसको वापस से रिपीट नहीं कर रहा। आप FST 4 एक बार रिविजिट कर लो। FST 4 का पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसी से रिलेटेड थे, यही एक्सप्रेशन था। तो आप एक बार को वहीं पे जा करके नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है, ठीक है, ये किसके बारे में मैंने लिखा है, कॉम्प्रिहेंशन जो दिया गया था हमारा 10 से 12, आप इसको एक बार विजिट कर लो, वहां पे आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये जो हमारे पास MTC 1 दिया गया है, सबसे पहले तो उसमें ये 3 इंफॉर्मेशन दी गई है, थियरी ऑफ इक्वेशन यूज करना है, और ऑफ कोर्स तुम ये तीनों इंफॉर्मेशन वहां से लिख सकते हो। फिर इसके बाद देखो, जो हमें अभी क्वेश्चन पे आते हैं अपन, यहाँ पे साइन क्यूब है, साइन क्यूब बी, साइन क्यूब सी माइनस 3 साइन ए साइन बी साइन सी इज इक्वल टू 8 डेल्टा क्यूब दिया गया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब साइन ए साइन बी से तो कोई फायदा है नहीं, हमें इसको साइड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन ए को रख दिया a/2r, साइन बी को रख दिया b/2r, साइन सी को रख दिया c/2r। तो अब सभी को ABC, और एक अभी भी हमारे पास ऐसी टर्म है ये कैपिटल R, इसका अभी भी हमें कोई यूज नहीं पता है कि इसका क्या करना है। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। क्या बनने वाला है, यहां से a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc और डिवाइडेड बाय कितना है 8r³, ये लिखा गया है, इज इक्वल टू 8 डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, 8 डेल्टा क्यूब। तो हमारे पास अब टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि भाई ये r हट जाए, डेल्टा हट जाए, हर जगह ABC वगैरह की टर्म्स दिखाई दे। तो क्या करेंगे अपन, इसको भी लिख सकते हैं ना, इस डेल्टा को क्या लिखा जा सकता है, तुम्हें ये पता तो होगा, डेल्टा इज इक्वल टू ABC/4r, ये तो अपन यूज करते ही हैं, तो वही यहां पे रख दो, डेल्टा की जगह पे ABC/4r। तो ABC का होल क्यूब और नीचे 4r का होल क्यूब, 4r का होल क्यूब मतलब 64 आ गया। ठीक है, 8r³ यहां 8 आ जाएगा, 8 ने इसको कट कर दिया, ये खत्म हो गई चीज। हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या था, p के बराबर था माइनस 3abc, तो ABC की जगह हमने r की पावर 1/3 रखना पड़ेगा, इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे ABC रेज टू पावर 3 जो कि r के बराबर था। तो P इज इक्वल टू r प्लस 3r रेज टू पावर 1/3। आप देख लो कि ऐसा कौन सा P और R का कॉम्बिनेशन है वो A को सेटिस्फाई करेगा। फिर B ऑप्शन की बात करते हैं। B ऑप्शन में हमारे पास a साइन स्क्वायर a, b साइन स्क्वायर b, c साइन स्क्वायर c इज इक्वल टू 14 डेल्टा स्क्वायर, ऐसा दिया गया है। तो a साइन स्क्वायर a प्लस b साइन स्क्वायर b प्लस c साइन स्क्वायर c इज इक्वल टू 14 डेल्टा स्क्वायर। फिर से वही चीज कि भाई ये जो एंगल्स हैं, एंगल से हमें फ्री होना पड़ेगा। ठीक है, एंगल से फ्री होना पड़ेगा और डेल्टा वगैरह भी हमें वहां से हटाने ही पड़ेंगे, तभी अपना कुछ काम बन सकता है। तो वही काम फिर से, साइन ए की जगह a/2r रखना शुरू किया, a/2r का होल स्क्वायर, b/2r का होल स्क्वायर और c/2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 डेल्टा स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। ठीक,
बना हमारे पास क्या, ऊपर बना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कुछ काम की टर्म बन गई जो वहां पे पहले से अवेलेबल हो। डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना बना, डिवाइडेड बाई हमारे पास है 4r स्क्वायर, और इधर 14 था, डेल्टा की जगह हमने फिर से इसी को रख दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। डिवाइडेड बाई 4r का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ 16r स्क्वायर आ जाएगा। 4 ने इसको साफ किया, 4 टाइम्स बचा, यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 7/2 abc स्क्वायर। abc स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तुम, r रेज टू पावर 2/3, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या था, p के बराबर था। अब यहाँ पे हमें ऐसा कॉम्बिनेशन खोजना है जिसमें p इज इक्वल टू 7/2 r रेज टू पावर 2/3 रहे। सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन में हमारे पास साइन ए साइन बी साइन सी इज इक्वल टू 2 डेल्टा क्यूब। तो अब तो और बात क्लियर हो चुकी है, साइन ए को लिखना पड़ेगा a/2r, साइन बी को b/2r, साइन सी को c/2r इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, 2 डेल्टा क्यूब। डेल्टा क्यूब का मतलब हुआ abc/4r का होल क्यूब। ठीक है, मैं इसका होल क्यूब सीधा ही लिख देता हूं 64r क्यूब। ठीक है, यहां पे 8r क्यूब था, यहां 64, तो 8r क्यूब ने इसको साफ किया 8 टाइम्स, यहां पे बचा abc होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4, और इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है, abc बचा हुआ है। ठीक है, abc, यहां पे abc का होल क्यूब और यहां पे 4। तो अब देखो abc क्या था हमारा, r रेज टू पावर 1/3, और ये क्या था r। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या चाहिए कि यही ऑप्शन था हमारा, इतना ही था केवल, सिर्फ r पे कमेंट कर सकते हैं यहां से, r रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू कितना चाहिए हमें, 4 चाहिए, बस यही चीज हमारे यहां से रिक्वायर्ड है। ये हमारा सी ऑप्शन रह गया। ठीक है, ये ऑप्शन में देखो फिर से इस बार cos 2a है, इसको भी कन्वर्ट कर लो, a cos 2a को लिख दो 1 - 2 sin स्क्वायर है। ठीक है, sin a पे हमने ऑलरेडी काम कर रखा है, b 1 - 2 sin स्क्वायर b, और c के साथ आ जाएगा हमारे पास 1 - 2 sin स्क्वायर c, और इज इक्वल टू हमें दे रखा है 2 × s माइनस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, तो s वगैरह भी हटाना है, खैर s भी क्या है, a प्लस बी प्लस c/2 ही है, तो अगर वो बच भी जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, p और r में देख सकते हैं। बट यहाँ पे देखो a यहां से b और यहां से c, तो 2s साफ हो गया भाई, 1 मतलब ये a था, ये b, यहाँ c और यहाँ 2s, ये सब खत्म हो गए। बचा क्या हमारे पास, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर a इंटू a, है ना, प्लस b साइन स्क्वायर b, और प्लस c साइन स्क्वायर c इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा स्क्वायर। 2 को भी हटा दिया हमने। ठीक है, तो अब बचेगा क्या, a इंटू, यहां से आ गया a स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, तो a क्यूब बाई 4r स्क्वायर, फिर इसी तरीके से b क्यूब बाई 4r स्क्वायर प्लस c क्यूब बाई 4r स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास बची रह जाएगी। साइन ए की जगह भाई a/2r b/2r और c/2r रख रहे हैं, इज इक्वल टू कितना आया, डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा को क्या रख दें, abc/4r, तो abc/4r का होल स्क्वायर रख दिया हमने, तो यहां से बन गया abc स्क्वायर, रहने दो इसको, डिवाइडेड बाई नीचे लिख दो 16r स्क्वायर। 4r स्क्वायर ने इसको साफ किया, बचा 4, और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब को हमने p ऑलरेडी बोल रखा था, ये था हमारा r रेज टू पावर 2/3 और डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके का हमें कॉम्बिनेशन चेक करना है। ठीक है, तो ये हमारा मैच द कॉलम 1 रहा। मैच द कॉलम 2 स्टार्ट करते हैं। मैच द कॉलम 2 में हमारे पास f ऑफ n k, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन n कॉइन्स आर टॉस्ड देन k हेड्स आर ऑब्टेन्ड। तो n कॉइन्स में से k हमारे पास हेड्स आएंगे, तो हम उसको f ऑफ n k बोलेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन नो 2 हेड्स आर कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, n में से k हेड आने चाहिए, लेकिन कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स नहीं आने चाहिए, यही चीज है। तो ये इस तरीके का एक्सप्रेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कहां पे पढ़ रखे हो कि 2 चीजें कॉन्जिक्यूटिव नहीं आनी चाहिए, जैसे 2 गर्ल्स एक साथ ना बैठे, 2 बॉयज एक साथ ना बैठे, इस तरीके का क्वेश्चन तुमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कर रखा है। और कहां पे उसमें क्या यूज करते थे, गैप मेथड यूज करते थे। गैप मेथड में क्या होता था, पहले जिनको नहीं दिक्कत है उनको बिठा दो, जो गैप्स बच जाएं उन गैप्स में हम जिनको दिक्कत है उनको बिठा देते थे, यही काम करते थे। तो टोटल हमारे पास n चीजें थी, n जगहें थी, एक तरीके से n जगहों में से किनको दिक्कत नहीं है, हेड्स को दिक्कत है, तो अपन टेल्स को बिठा देते हैं। कितने टेल्स आएंगे, n-k टेल्स आएंगे, n-k टेल्स आएंगे। ठीक है, n-k टेल्स को मैंने बिठा दिया, t, है ना, मान लो ऐसा, मान लो 5 ही
टेल आए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं 5 टी आए, तो 5 टी आए तो इनके बीच में गैप्स कितने बने, 6 गैप्स बनेंगे ना। तो अगर हम n माइनस के टाइम्स टी लिखेंगे, ठीक है, n माइनस के टाइम्स टी लिखेंगे तो हमारे पास गैप्स कितने बनेंगे, गैप्स बनेंगे हमारे पास n माइनस के प्लस 1, इतने ही बनेंगे। और उन्हीं गैप्स में से हमें क्या करना होगा, के गैप्स चूज करने होंगे जिनमें हम हेड्स को बिठा दें, यही रिक्वायरमेंट रहेगी, n माइनस के प्लस 1 सी के, ठीक है, ये तरीके हो जाएंगे हमारे पास हेड्स को बिठाने के, यही होगा, ठीक है बात। और आगे क्या आएगा, आगे हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो सकते थे भाई, ये तो क्या हुआ, हमने हेड्स को बिठाने के इतने तरीके रख दिए। अब हमने अगर डिसाइड कर लिया कि भाई इन 10 जगहों पे टेल को बिठाना है, 5 जगहों पे हेड को बिठाना है, ठीक है, तो उसको बिठाने का तो एक ही तरीका होगा ना, उसमें फर्दर अरेंजमेंट तो होगा नहीं। तो हमारे लिए फेवरेबल वेज कितने हुए, n माइनस के प्लस 1 सी के, ठीक है। आगे तो सब आइडेंटिकल है, 5 टी 5 जगहों पे रखने का कितना तरीका, एक ही तरीका, 10 हेड हो उनको 10 जगहों पे रखने के कितने तरीके, एक ही तरीके। तो टोटल वेज कितने आएंगे, हर प्लेस, टोटल n प्लेसेस हैं, हर प्लेस को भरने का 2-2 तरीका, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 2 रेज़ टू पावर n, ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। एक बार फिर से सुन लो, क्या कहा हमने, n माइनस, अपन गैप मेथड में क्या करते हैं, जिनको दिक्कत नहीं है पहले उनको बिठा देते हैं, टेल्स को दिक्कत नहीं थी, हमने n माइनस के टेल्स बिठाए, उनके बीच गैप्स कितने बन गए, n माइनस के प्लस 1। अब n माइनस के प्लस 1 में से कोई k पोजीशन हमें चूज करनी पड़ेगी जहां पे हम हेड को बिठा दें, तो k पोजीशन हमने उसको बिठा दी। अब मान लो तुम्हें ये पता चल गया कि भाई इन 10 जगहों पे हेड भरना है, इन 5 जगहों पे हमें टेल भरना है, तो रखने का तो एक ही तरीका होगा ना, तो टोटल फेवरेबल वेज ये हो गए, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज, हर प्लेस को भर, n प्लेसेस भरने थे, चाहे h भरे या फिर t भरे, तो नंबर ऑफ वेज उसके लिए कितने हो गए, 2 रेज़ टू पावर n, तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बी ऑप्शन की बात करता हूं, बी ऑप्शन में अब ये देखो, n हेड्स अकर टू, सॉरी k हेड्स अकर टुगेदर। अब ये गैप मेथड था, ये क्या हो गया, टाई मेथड हो गया। टाई मेथड में क्या करते थे, जो भी जिनको भी एक साथ रखना है उसको एक साथ बंडल बना करके उसका 1 यूनिट मान लेते थे, एक साथ टाई करके उसकी 1 यूनिट मान लेते थे। तो वही चीज यहां पे भी कि हमारे पास मान लो कि हमें n माइनस के टेल्स चाहिए, ठीक है, तो हमने क्या किया, n माइनस के टेल्स को बिठा दिया, ठीक है, टेल्स को बिठाया हमने, सबसे पहले टेल्स कितने बिठा दिए, n माइनस के, उनके बाद उनके बीच में कितना गैप बना, n माइनस के प्लस 1, उसमें से कोई एक गैप हम चूज कर लें, और जैसे मान लो हमने कहा कि भाई ये वाला गैप हमने चूज किया, तो इसी गैप में तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे हेड को इसी गैप में भर देंगे ना, इन्हीं दोनों टी के बीच में हम सारे हेड भर देंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक ही यूनिट है। क्यों, क्योंकि उसने कह दिया है कि के हेड्स अकर टुगेदर, तो उन के हेड्स के कॉम्बिनेशन को आप एक यूनिट मान लो और किसी एक स्पेस में उसको भर दो। तो n माइनस के प्लस 1 स्पेसेस थे, उनमें से कोई एक स्पेस हमने चूज कर लिया जिसमें हम सारे हेड भर देने वाले हैं। ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज, और नीचे आ जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज, जो कि क्या है, 2 रेज़ टू पावर n है। सी ऑप्शन की बात करते हैं, यहां पे क्या कहा जा रहा है, वेयर ऑल के हेड्स डू नॉट अकर टुगेदर, मतलब 1 माइनस ऑप्शन ए, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन था, सी का मतलब क्या है, 1 माइनस ऑप्शन ए, ऑप्शन ए का ही आंसर था ना, सी के बाई 2 की पावर n। ये क्या कह रहा था, ये था, जबकि सॉरी ये वाला हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। सी ऑप्शन में ही कहा जा रहा है कि हमें ऑल के हेड्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो हमने बी ऑप्शन में ही निकाला ना, ऑल के हेड्स अकर टुगेदर, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। इसी तरीके से डी ऑप्शन में देखिए, डी ऑप्शन में हमें कहा जा रहा है 2 हेड्स आर कंसेक्यूटिव, व्हेन 2 हेड्स आर कंसेक्यूटिव, तो 2 या 2 से ज्यादा हेड्स आर नॉट कंसेक्यूटिव, वो केस हमने यहां पे कवर किया था इस वाले में, इसको भी हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस n माइनस के प्लस 1 सी के अपॉन 2 की पावर n, यही हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंटीजर टाइप का अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या दिया हुआ है, सेमी सर्कल इज ड्रॉन आउटवर्डली, मतलब बाहर है वो, ठीक है, सेमी सर्कल जो है ओवरऑल सर्कल से क्या था, बाहर थोड़ा लाई कर रहा था, ऑन कार्ड ए बी ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ एंड यूनिट रेडियस। तो आप देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर हम मान लीजिए सेंटर ओ मानते हैं और ए बी को एक रेडियस कंसीडर करते हैं, ठीक है, और इस ए बी पे एक सेमी सर्कल बनाया गया है, वो सेमी सर्कल मान लिया मैंने कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये पॉइंट कुछ आएगा, और ये कहा गया कि यही स्ट्रेच होकर के आगे हमने बढ़ाया, इधर इसको सी पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, यही चीज दी गई है,
सेमी सर्कल ऑन AB एट C, लेंथ ऑफ AB सो दैट OC हैज मैक्सिमम लेंथ। हमें ये OC की लेंथ मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है। इस पॉइंट को डी कंसीडर कर लिया। हमारा जो ये रेडियस था, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस हमारे पास 1 है। तो अगर ये 1 है, ठीक है, इसको कुछ कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम देखें लेंथ ऑफ AB सो दैट OC हैज मैक्सिमम लेंथ रूट के, ठीक है। OC के बारे में कहा जा रहा है, OC कुछ रूट के टाइप का होगा, उसी का कोई पार्ट इधर भी है, तो इसको हमने मान लिया कुछ मान लो कि रूट P मान लेते हैं। तो ये तुम्हारा मतलब उसी तरीके का मान रहे हैं, OC जैसा था उसी तरीके का, इसको भी उसका पोर्शन मान लिया गया है, ठीक है। तो 1 इधर है, रूट P इधर है, तो ये हमारे पास कितना बचा, अंडर रूट 1 माइनस P, ठीक है। अगर ये अंडर रूट 1 माइनस P है ये वाली लेंथ, तो आप समझ सकते हो क्या कि AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू CD होगा। AD है ना, AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू CD, ये आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इन सभी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 1 माइनस P के बराबर। अब आप देखो OC का मतलब क्या हुआ, OC का मतलब हुआ रूट P प्लस अंडर रूट 1 माइनस P, है ना। तो ये P के टर्म्स में हमारा फंक्शन आ गया। अब आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज कर सकते हो लेंथ को, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लो और वहां से मैक्सिमम लेंथ आपको मिल जाएगी। तो आपके पास इसको OC को P के रिस्पेक्ट में आप एक तरीके से डिफरेंशिएट करो, तो क्या आएगा, हाफ P रेज टू पावर माइनस हाफ, और यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस आएगा, हाफ आएगा, 1 माइनस P रेज टू पावर माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज 0 के बराबर कब होगी, P इज इक्वल टू हाफ पे होगी। P इज इक्वल टू हाफ पे मतलब OC की उस समय वैल्यू कितनी हो गई, OC की वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो यहां से निकल करके आ गई रूट 1/2 प्लस रूट 1/2, मतलब अपन क्या कह सकते हैं, रूट 2 के बराबर। तो K की वैल्यू कितनी हो गई, रूट 2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है कि B इज इक्वल टू 60 डिग्री, वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, सेटिस्फाइज, ठीक है। तो पहले B इज इक्वल टू 60 डिग्री से हम AC में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, ABC में। साइड्स और एंगल्स को कौन कोरिलेट करता है, कोसाइन रूल। तो cos थीटा इज इक्वल टू, मतलब हमें cos B लिखना था, तो cos B को आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AC, और cos B मतलब cos 60 मतलब हाफ हो गया, और यहां से आया a स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2AC, 2 कैंसिल आउट हो गया अपना, बचा हमारे पास a स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ठीक है। और अब अपन देखें जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है, अगर उसको भी अपन कन्वर्ट करके लिखते हैं तो आप देखो क्या बन रहा है वहां पे। वो जो इक्वेशन दी हुई है कुछ यही है, a स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है माइनस B स्क्वायर x और प्लस लिखा हुआ है AC इज इक्वल टू 0। तो आप देखो x को अगर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC और प्लस AC मिलके माइनस AC हो गए, और माइनस का B स्क्वायर और बचा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 जो है इसका एक सोल्यूशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आपसे क्वेश्चन तुरंत ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक हाइपरबोला है, हाइपरबोला दिया गया है, और टेंजेंट एट वर्टाइसिस की बात की गई है, एक टेंजेंट यहाँ पे और दूसरी टेंजेंट इधर कहीं पे, ठीक है। और कहा जा रहा है कि हमने किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचा, वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, हाइपरबोला का ही पॉइंट है। तो हाइपरबोला के किसी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट खींचोगे, मान लो कुछ इस तरीके से उसने इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट था, इस पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है, तो 6,2√3 है, खैर ये पॉइंट है ना, और उस पे हमने मान लो कि ये A पे इंटरसेक्ट किया और दूसरे टेंजेंट एट वर्टेक्स को A डैश पे इंटरसेक्ट किया। तो अगर आपको याद हो, हमने ये चीज इलिप्स के लिए प्रूव भी किया था कि ये A डैश वाला जो पोर्शन होता है वो फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है। और इसके अलावा हम ये भी कहते थे कि जो भी ये सारे रूल्स हमने इलिप्स के लिए डिफाइन किए थे वो सभी हाइपरबोला के लिए ट्रू होंगे ही होंगे। तो A डैश वाला पोर्शन जो है यहाँ पे 90 डिग्री अगर सबटेंड करता है, और हम क्या चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक सर्कल लिखना, ठीक है, हम एक सर्कल चाहते हैं और उसका सेंटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो सर्कल के बारे में क्या दे रखा है कि कहां से पास करता है, तो वो इस फोकस से पास करता है, इस फोकस से पास करता है, इन दोनों पॉइंट से पास करता है। तो बताओ कि उसका सेंटर कहां पे होगा। अगर ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो ये 90 डिग्री क्यों सबटेंड कर रहा है, क्योंकि ये डायमीटर था,
ठीक है, और डायमीटर था तो इसका मतलब ए डैश का जो मिड पॉइंट है वही हमारे लिए लोकस का काम करेगा, या फिर हम कहें कि सेंटर होगा। तो 6,2√3 पे आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो। 6,2√3 पे टेंजेंट की इक्वेशन आप लिख सकते हो, x इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9 माइनस y इंटू 2√3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, टेंजेंट एट वर्टेक्स आपको पता ही है, यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है 3,0 है और एक है -3,0। तो ये लाइन है आपकी x इज इक्वल टू 3 और ये लाइन है आपकी x इज इक्वल टू -3। तो इस तरीके से आपको a और a डैश दोनों पॉइंट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 6 के साथ जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका a, और x इज इक्वल टू -6 के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा a डैश। आपको क्या करना है, आपको मिड पॉइंट निकालना है a और a डैश का। ठीक है, ये आपको मिड पॉइंट सेंटर का काम करेगा, a और a डैश का मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपके दिया जा रहा है 15 सीट्स है, एक रो में ऑलरेडी रखी हुई हैं और उनमें से 6 पे पर्संस को 6 लोगों को ऑक्यूपाई करना है। तो अब आप देखो आपको करना क्या है क्वेश्चन में, कि अगर आप लैंग्वेज अगर आप इसका समझ पाए हो तो सीधा आपका स्टेटमेंट है कौन सा, हमने एक थ्योरी मतलब एक फॉर्मूला दे रखा था ना कि n लोग अगर एक रो में ऑलरेडी अरेंज्ड हो उनमें से r लोगों को चूज करने के कितने तरीके होते हैं, सो दैट नो 2 ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव। Number of ways of selecting r people out of n so that no 2 of them are consecutive। ये वाला जो फॉर्मूला था हमने ऑलरेडी नोट्स में डिराइव कर रखा है और उसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 15 चेयर्स हैं और 15 चेयर्स में से हमें कोई भी 6 चेयर्स चूज करनी है और वो दोनों चेयर्स किस तरीके मतलब उनमें से कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। तो हमारा क्या रहेगा, n हमारा कितना हुआ 15, n टोटल 15 थे, उनमें से 6 को चूज करना है +1, यही होता था n माइनस आर प्लस 1 सी आर। ठीक है, क्या था फॉर्मूला वो भी लिख देता हूं, n माइनस आर प्लस 1 सी आर। ठीक है, ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हुआ कि इतने तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, उन चेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। कितना आ गया ये आ गया यहां से तुम्हारा 10c6। 10c6 हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ दोस चेयर्स। अब अगर हमारे पास 6 चेयर्स आ गई, उन पे 6 लोगों को बिठाना है तो 6 चेयर्स पे 6 लोगों को बिठाने का कितना तरीका होगा, 6 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब टोटल वेज कितने आ जाएंगे, यहां पे कहें टोटल वेज आपके पास आ जाएगा 10c6 और इंटू 6 फैक्टोरियल। और इसलिए अगर हम कहें कि आंसर इसका आप यहां से कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में देखो 6 रेज़ टू पावर 83 है, 8 रेज़ टू पावर 83 है और कहा जा रहा है कि डिवाइडेड बाई 49। मतलब क्या करना होगा, आप देख सकते हो इन दोनों टर्म्स को देख करके कि 7 के अराउंड हमें एक्सप्रेस करना है। तो 7 माइनस 1 रेज़ टू पावर 83 और इसको लिख दोगे 7 प्लस 1 रेज़ टू पावर 83। अब इससे चेंज क्या आया, अब आप जब इसको क्लब करोगे तो 2 टाइम्स आएगा और क्या टर्म्स बचेंगी हमारे पास टर्म्स बचेंगी जो आप देखो 7 रेज़ टू पावर 83 वाली टर्म बची होगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा 81 वाली टर्म बची होगी। ठीक है, और इसी तरीके से लास्ट में अगर देखें तो 7 रेज़ टू पावर 1 की टर्म बची होगी। ठीक है, 83 C 82 7 रेज़ टू पावर 1 वाली टर्म, ये वाली टर्म। ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा, 7 रेज़ टू पावर 1 के जस्ट पहले क्या आया होगा, 7 रेज़ टू पावर 3 आया होगा, है ना। 7 रेज़ टू पावर 3 तो 49 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, उसका रिमाइंडर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आने वाला है। यहीं से हमारे पास रिमाइंडर का कुछ टर्म बचेगा, वो क्या हो सकता है, तो अब आप देखो ये हर एक टर्म क्या है 49 से डिविजिबल है। लास्ट वाले टर्म की बात करता हूं 83 इंटू 7, यही लिखा हुआ है। तो अपने पास ये कितना आ गया तुम्हारा 2 इंटू 83 और इंटू 7, 83 इंटू 7 अगर करोगे तो 581 हो गया और इंटू 2 मतलब 1162, है ना, 1162 ऐसा कुछ। ठीक है, और इसको अब हमें क्या करना है, इसको हमें 49 से डिवाइड करना है। तो 49 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 49 से अगर हमने डिवाइड किया 1162 और 49 से डिवाइड कर रहे हैं तो 49 इंटू 2 98 और 18 बचा। तो 18 बचा तो हमारे पास क्या आएगा 49 इंटू 3 147 और अपने पास 35 आएगा एज रिमाइंडर।